अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी चल रही है एंड यू नो इट्स बिन अ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेंज डे येस्टरडे इन टर्म्स ऑफ हाउ इट वेंट। हम लोग आज इसी बारे में इसलिए बात करना चाहते हैं बिकॉज आई फील कि ओवर टाइम व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि वी डोंट रियलाइज हाउ व्हाट अ बिग सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट social media has on our lives and how it affects you know our mental health। हम लोग सोचते नहीं हैं और बहुत सारी अजीबोगरीब बहुत सारे लोग बातें कह जाते हैं जो कि हम लोग स्ट्राइड में लेते हैं कि यार इस बात को सुनने की तो आदत होनी चाहिए या इस बात को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए या और उस सारी की सारी चीज़ों से यू नो कि क्या वो वजूहात बनती हैं जो कि आपकी यू नो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करें। आज हम बात करेंगे यू नो उसके बारे में लेटर ऑन इन द शो और देखेंगे कि हम लोग व्हाट इज़ इट दैट वी कैन डू बिकॉज मुझे लगता है कि एज टाइम इज़ गोइंग बाय जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है क्योंकि इतने सारे यू नो ये बात अब सिली लगती है कहना और अक्सर जब मैं बचपन यू नो छोटी थी तो मेरी अम्मी कहती थी या मेरे कोई ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे तो मुझे तब स्टूपिड लगता था ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मगर ऑनेस्टली अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं खुद आई एम सेइंग समथिंग सिमिलर टू माय चाइल्ड एज वेल वेयर हम लोग यू नो बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा वक्त अच्छा था। एक्चुअली में अब आपको जितने ज़्यादा बुरी ख़बरों के यू नो या बैड न्यूज़ के इंसिडेंट्स होते हैं अगर आप दिन में ख़बरें लगाएं और आप एक दिन बेशक उसको देख लें कि सुबह से लेकर रात तक अगर आप ख़बरें सुने तो अगर आप 10 ख़बरें सुनेंगे ना 10 में से 8 जो होंगी वो कोई ना कोई किसी तरह की कोई बुरी खबर होगी या तो महंगाई के बारे में होगी या किसी चोरी डकैती के बारे में होगी या कत्ल के बारे में होगी या जंग के बारे में होगी या यू नो समथिंग और दी अदर इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ बैड न्यूज़ एंड आई फील के यू नो बैक इन द डे इट वॉज नॉट द केस कम अज़ कम ग्रोइंग अप मे बी आई फेल्ट दैट वे एंड आई थिंक कि उसकी वजह ये है कि हम लोग जो हैं एज पीपल हम लोग इतने ज़्यादा सॉर्ट ऑफ इम्यून हो चुके हैं कि यू नो वी टेक इट इन स्ट्राइड। पहले होता था कि कोई बुरी खबर सुनते थे तो दिल दहल जाता था 5 मिनट के लिए यू नो ठहर जाते थे थम जाते थे और कहते थे कि ओहो ये क्या हो गया। किसी और के साथ भी हुआ होता था खबर आपने सुनी है कहीं यू नो दुनिया के दूसरे कोने में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू नो वन वुड स्टॉप एंड वन वुड थिंक एंड यू नो थोड़ा वो करते थे ब्रेक लगती थी। अब ये है कि हम लोग सुनते हैं और निकल जाते हैं अपने काम पे या काम करते रहते हैं रुकते नहीं हैं पॉज नहीं आता। वी डोंट पॉज एंड वी सी सच हॉरिफिक स्टफ ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम। इतने ग्राफिक इमेजेस आते हैं आपको व्हाट्सएप भी आपको भेज मतलब अगर आपने चलें फेसबुक नहीं भी खोला आपने इंस्टाग्राम नहीं भी खोला आपको व्हाट्सएप के ऊपर लोग इतने फॉरवर्ड्स भेज देते हैं इतने ख़तरनाक यू नो एक्सीडेंट्स के भेज देते हैं लोगों के यू नो हर तरह के तो बेसिकली इट आई थिंक ऑल ऑफ दैट कंबाइंड इधर आपको बहुत सख्त बना देता है कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता या आप यू नो थोड़े आई थिंक कि इम्यून हो जाते हैं। तो खैर इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। अभी फ़िलहाल मेरे पास हमेशा की तरह टॉप स्टोरीज़ हैं तो पहले उनकी जानिब चलते हैं। आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की एज़ यू ऑल नो डेथ हुई है कल कराची में एंड ही वाज फाउंड डेड इन हिज होम। अभी तक किसी को पता नहीं है कि फाउल प्ले इन्वॉल्व था या नहीं बट यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड द फैक्ट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम इल मेंटल हेल्थ एंड दैट उनको जनरेटर के फ्यूम्स कुछ लोग कह रहे हैं वो वजह बनी है एग्जैक्टली और उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी तो एग्जैक्टली क्या कॉज है ऑफ हिज डेथ ये नहीं पता है बट आज उनकी जो नमाज जनाजा प्रेयर्स हैं जुमे के बाद होंगी। ही इज़ बीइंग बेरीड कराची में ही अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है उसके
अंदर देयर इज़ अ स्मॉल लिटिल ग्रेवयार्ड, वहाँ पर उनको आज बेरी किया जा रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत बाय द वे नेशनल असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने पीटीआई ज्वाइन करी थी मार्च 2018 में एज एन एमएनए कराची में, और उससे पहले ये एमक्यूएम का हिस्सा थे। ही इज़ ही इज़ इनके प्रीवियस मैरिज से इनके बच्चे भी हैं, सो ही इज़ left a couple of kids, and he was a very famous TV personality, often a very controversial TV personality, but nevertheless he is somebody who a lot of people will miss, and a lot of people will because उन्होंने इतने अरसे entertain किया, and इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे later on। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि है YouTube के बारे में। गूगल के जो पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर हैं फरहान कुरैशी, इन्होंने एक राउंड टेबल यूट्यूब क्रिएटर कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स आए थे, जिसमें डक्की भाई हैं, समथिंग हॉट, सिस्ट्रोलॉजी, स्ट्रीट फूड पीके, बेसिकली। और बात ये थी, सारी की सारी वजह गुफ्तगू की ये थी कि हम लोग बात करें कि यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट जो है वो वायरल होता है, यूट्यूब जो है किस तरह ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में, और उसको और बाय द वे ग्रोथ जो है वो काफ़ी सब्सटैंशियल ग्रोथ है। पाकिस्तान में ईयरली ग्रोथ है 35% की। 300 चैनल्स हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, और 1 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर्स हैं। और यूट्यूब में और भी इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनको देखते हैं। तो ये पैनल डिस्कशन में इन लोगों ने अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करी इन यूट्यूबर्स ने, कि किस तरह इन्होंने अपने यूट्यूब करियर का आगाज़ किया, किस तरह दे हैड डे जॉब्स, दैट लॉट ऑफ देम लेफ्ट देयर डे जॉब्स टू स्टार्ट ऑफ अ यूट्यूब चैनल। एंड इकरा कंवल जो हैं, डॉक्टर इकरा कंवल, उनकी सिस्ट्रोलॉजी के नाम से एक बहुत फेमस किस्म का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बात करी। डक्की भाई जो हैं वो साद रहमान, उन्होंने 5 साल पहले अपना चैनल स्टार्ट किया था। अ लॉट ऑफ पीपल रियली लाइक्ड हिम आल्सो। एंड बेसिकली ज़िया तबारुक, जिन्होंने स्ट्रीट फूड पीके के नाम से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ही आल्सो शेयर्ड हिज स्टोरी हाउ ही हैड लाइक अ रेगुलर जॉब, एंड उधर से उन्होंने आगाज़ किया। बाय द वे ज़िया तबारुक यूज्ड टू वर्क हियर। बट इसी के साथ it was a nice discussion, and I feel like YouTube is something that will probably increase in the coming years in Pakistan। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि अगेन समथिंग टू थिंक अबाउट। एक स्टडी हुई है रिसेंटली, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है हमारी ज़िंदगी का, और हमने अभी अभी हाल ही में बात करी थी, एक शो किया था, मैंगोज़ की प्रोडक्शन जो थी वो गिर गई है। और एक और स्टडी कंडक्ट हुई है कि टमाटर जो हैं वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी हार्वेस्ट जो हैं वो ड्रॉप हो रही हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम लोग टमेटो केचप, जो कि एक ऐसा कॉन्डिमेंट है जो कि मगरिब से मशरिक़ तक हर कोई खाता है, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, समोसों के साथ, अपनी कल्चरल डिशेस के साथ, हर चीज़ के साथ केचप जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है डेली रूटीन में इन हाउस होल्ड्स ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड। होगा ये कि ये जो स्टडी है इसने ये ज़ाहिर किया है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ टमाटर उगते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स उगाते हैं टमाटर, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे ममालिक तकरीबन सारे ही उगाते हैं एक्सेप्ट फॉर कंट्रीज विद वेरी हार्श क्लाइमेट्स, बट जहाँ जहाँ टमाटर उग रहे हैं वहाँ वहाँ फार्मर्स ने, किसानों ने ये नोट किया है कि उनकी हार्वेस्ट जो है वो छोटी हो रही हैं, फ्रूट का साइज़ जो है वो भी अफेक्ट हो रहा है, एंड हाउ क्विक देयर इज़ अ क्रॉप टर्नओवर, वो भी अफेक्ट हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि प्राइसेस जो हैं केचप की वो डिफ्रेंशिएट होंगी। और टॉप टमाटो बाय द वे प्रोड्यूसर्स जो हैं दुनिया भर के, वो इटली, चाइना और कैलिफोर्निया हैं। ये 2/3 ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये प्रोडक्शन जो है स्टडी के मुताबिक ये है कि 2050 तक दुनिया में, इस वक्त अगर 100 टमाटर हैं तो 2050 तक 50 हो जाएंगे, हाफ में गिर जाएगी। सो इट्स रियली रियली बैड, बिकॉज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि बाबर आज़म हमारे क्रिकेट के कैप्टन के बारे में है। उन्होंने अपनी एक और वो रिकॉर्ड तो बहुत सारे ठकाठक किस्म के कायम करते रहते हैं,
बट रिसेंटली उन्होंने एक और रिकॉर्ड कायम किया है जहां पर उन्होंने फास्टेस्ट कैप्टन टू स्कोर 1000 रन्स इन द 50 ओवर वाला फॉर्मेट उसका रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इन्होंने विराट कोहली इंडिया के जो कप्तान थे उनके पास ये टाइटल था, अब ये टाइटल बाबर आजम के पास है। इनको 98 रन्स चाहिए थे इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को रीच करने के लिए, जो कि अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो उनका मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर उन्होंने ले लिया। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ही 13 इनिंग्स के अंदर बाय द वे ये कार्रवाई करी है। विराट कोहली ने 17 इनिंग्स के अंदर करी थी। साउथ अफ्रीकन AB डिविलियर्स जो हैं उन्होंने 18 में करी थी। केन विल्सन न्यूजीलैंड के जो हैं उन्होंने 20 इनिंग्स में किया था और इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने 21 इनिंग्स के अंदर किया था। सो बाबर आजम हैज़ बिकम द फास्टेस्ट कैप्टन टू स्कोर 1000 रन्स। इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊंगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैं बात कर रही थी कि एम्पैथी एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में इरोड करती जा रही है हम सब लोगों की ज़िंदगी से। इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ अपने अगले मेहमानों से, तो चलते हैं दिल खोलो की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अफान, ये साइकोथेरेपिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ अली मुर्तज़ा लाखानी हैं, हु इज़ ऑल्सो साइकोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। एंड आप दोनों से पहला सवाल ये है ना, आस्क यू फर्स्ट हुमैरा, आई फील लाइक कि मेरे बचपन से कंपेयर जब करते हैं टू व्हाट्स हैपनिंग नाउ इज़ व्हेन 10 खबरों में से 8 खबरें इस वक्त नेगेटिव हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हों, बट इनवेरिएबली ऐसा है कि out of 10 pieces of news that you see on television, 8 are about something bad. Whether it's a murder, whether it's a price hike, whether it's a war somewhere, whatever, but कुछ बुरा है. And I think कि because of our ability to function, क्योंकि अब काम तो नहीं रोक सकते हर दफ़ा बैठ के आप and then you can't take a minute, so you just absorb it and you go like, oh okay, shit happens, and you just kind of आप निकल जाते हैं. आपके ख्याल में इससे हम लोग जो हैं क्या सख्त हो रहे हैं? I think desensitize हो रहे हैं, काफ़ी desensitize हो रहे हैं, बिकॉज वही बात है, अभी न्यूज़ आई, अच्छा देख लिया, हाँ ओके व्हाट्स नेक्स्ट न्यूज़ या उससे बहुत ज़्यादा बुरी होगी या उससे कम बुरी होगी, बट उतनी ही बुरी होगी. सो आई गेस दिस इज़ अ वे ऑफ कोपिंग अप एज वेल इन लाइफ, बिकॉज अगर आप हर एक न्यूज़ को ही लेके बैठ जाएँ एंड हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो हर चीज़ जो राइट 8 चीज़ें नेगेटिव ही हो रही, कोई 2 ही अच्छी चीज़ शायद कहीं हो, तो आप तो फिर बैठ ही जाएंगे अपना दिल लेके, दिल पकड़ के. सो समवेयर लर्निंग टू डील विद ऑल ऑफ दिस, people have desensitized themselves consciously, maybe unconsciously, to be able to cope up with it. Because वही बात है कि इतना तो किसी का सख्त दिल नहीं होता या सख्त दिल बना दिया है. So कहीं ये shift आ गया है somewhere with the passage of time where people do see, they do mourn, उफ करते हैं, हॉ करते हैं, but then they resume back to their normal life. इसमें I think हमारा resilient होने का भी बहुत हाथ है कि हम इतने रिजिलियंस, इतने बाउंस बैक जल्दी कर लेते हैं लाइफ की नॉर्मेलिटी पे बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, कि आज की कोई बुरी खबर या आज का कोई बुरा हालात, एंड देन यू हैव टू गेट बैक टू लाइफ. आप फ़ौरन से वापस नॉर्मेलिटी की तरफ चलें, अदरवाइज आप फंक्शन नहीं कर सकते, फिर आप बैठ जाएंगे. अच्छा अली, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि रिजिलियंस एंड डिसेंसिटाइजेशन, डज दैट लीड टू बैड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन और द अवाम हु इज़ गेटिंग डिसेंसिटाइज्ड? बहुत मेजॉरिटी जो सारी चीज़ें होती है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर उसकी फीलिंग्स पे होती है बेस. जैसा मैं फील कर रहा हूँ मेरा एक्शन सामने से वैसे ही आएगा, मेरे वर्ड सामने से वैसे ही आएंगे. तो अगर मेरी फीलिंग्स नेगेटिव हैं तो ऑफ कोर्स मेरे जो एक्शंस है या मेरे जो भी है वो नेगेटिवली ही आएंगे. और जिस तरीके से हमारे सर्कमस्टांसेस है, कोविड से देखें चीज़ें चलते आ रही हैं और अभी तक सही नहीं हो रही, होप ख़त्म हो रही है, लाइक पीपल हैव स्टॉप्ड होपिंग. सो ऑन वन एंड वी हैव डिप्रेशन, ऑन द अदर हैंड वी हैव होप. सो देयर इज़ नो होप, people are getting depressed कि आप like कब तक ये चलेगा, there is no end to it. Hopelessness is creeping in more कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब इससे बुरा क्या होगा. मैं यहाँ पे ये सोचना चाहती हूँ कि like सोशल मीडिया पे we know, for example, आपको मुझे हम सबको पता है कि कुछ बुरा हुआ है ना, हमें व्हाट्सएप पे भी कोई ना कोई उसकी ख़तरनाक बहुत ग्राफिक इमेजेस भेजेंगे, वो आपको फेसबुक पे भी नज़र आएंगे, ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया.
एंड ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं टू, एंड देयर इज लाइक दिस वियर्ड सॉर्ट ऑफ मॉर्बिड क्यूरियोसिटी आई वांट टू से, यू वांट टू सी कि पता चले मुझे क्या वो बुरा होता है, क्या वो अच्छा होता है, ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हुमैरा अफान बैठी हुई हैं, मुर्तज़ा लखानी बैठे हुए हैं, दोनों साइकोथेरेपिस्ट हैं और बातचीत हो रही है सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ के बारे में। मैं अब आपसे, मेरा जो सवाल था जाने से पहले कि डीसेंसिटाइजेशन की हम बात कर रहे थे, जस्ट लाइक अ कोपिंग मैकेनिज्म। अब डीसेंसिटाइज लोग आपके ख्याल में क्या वो लोग हैं जो कि इतना कुछ उन्होंने बुरा ज़िंदगी में देख लिया है, सुन लिया है कि अब दोज पीपल are okay about, like, you know, when they see something bad they will write something horrific or they will, you know, कुछ कह देंगे किसी को बुरा क्योंकि आप अंदर से सख्त हो गए। क्या ऐसा होता है? नहीं, आई थिंक आई वुडंट क्लासीफाई डिसेंसिटाइज लोगों को जो अंदर से सख्त हो गए हैं और इसलिए वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर। आई थिंक आई विल कॉल दोज पीपल एंग्री पीपल। एंग्री पीपल कि वो अपना कोई गुस्सा, अपना कोई डिस्प्लेस्ड एंगर, किसी और चीज़ का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं, अपनी कोई बुलिंग किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बट ज़रूरी नहीं बिकॉज उनको वो असर नहीं कर रही, उनको असर कर रही है चीज़, इसीलिए वो आगे से लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं। अगर असर नहीं कर रही होती, डिसेंसिटाइज्ड होते तो शायद पढ़ के आगे निकल चुके होते। वो बैठ के उस पर पूरे पैराग्राफ्स ना लिख रहे होते, जजमेंट्स ना कॉल कर रहे होते, सही गलत ना बता रहे होते कि क्या हो रहा होता है। सो सोशल मीडिया पे ये जो आजकल इतने कमेंट्स आने लग गए हैं, इतने जजमेंट्स, ओपिनियंस आने लग गए हैं, पीपल हैव बिकम वेरी ओपिनियनेटेड। सो दे फील कि दे हैव अ राइट कि हर चीज़ में हमें अपना ओपिनियन जाहिर करना ज़रूरी है। सो आई डोंट थिंक समवेयर कि वो डिसेंसिटाइज्ड हैं। आई थिंक वो उल्टा बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव लोग हैं जिनको बहुत शदीद ज़रूरत है अपना ओपिनियन बाहर देने की। आपके ख्याल में जो लोग जो रिसीविंग एंड पे, ये तो वो लोगों के बारे में हमने बात करी जो कि गिविंग एंड पे जो कि अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और जनरली वो ओपिनियन हम सबको पता है कि कोई अच्छा ओपिनियन तो होता नहीं है। कोई अच्छी बात तो आके कोई ये तो नहीं कहता कि ओ वाओ यू आर सो अमेजिंग। 10 लोगों में से 8 लोग आके बोलेंगे कि नहीं तुम बहुत बुरे हो या यू आर अ हॉरिबल थिंग और व्हाटएवर। वो आपस की बहस शुरू हो जाती है फिर उसी में। बट मुझे अली ये बताएं कि जो लोग रिसीविंग एंड पे हैं, जिसको ये बोला जा रहा है, वो इंसान कैसे कोप करे, बिकॉज समटाइम्स इट गेट्स टू मच। और सो बेसिकली आप बात कर रहे हो जो अभी मुल्क में हमारे हालात चल रहे हैं और आप गवर्नमेंट की उस एंड की बात कर रहे हो। ओके, देखिए एक तो पहली बात है, हम लोग यहाँ पे बहुत ही को डिपेंडेंट किस्म की सोसाइटी है। हम सीधा लोगों के ओपिनियन को अपना एक रियलिटी बना लेते हैं कि अगर उसने कोई चीज़ मुझे बोली है, सो वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ये मैं एक जनरल लोगों के बारे में बात करें, इफ आई गो एंड टेल समवन कि यू डन समथिंग रॉन्ग, आई विल फॉर श्योर थिंक कि नहीं देखो ये कहीं सही तो नहीं बोल रहा है। तो एक तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, अगर आप देखो, अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे देखें कि अगर एक अब लोग हैं, हम लोग एक ओपिनियन बना रहे हैं कि जी ये मेरे लिए गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, आई डोंट थिंक कि वो कुछ इतना इफेक्ट होता है सामने वाले उन लोगों पे। आई मीन थिंग्स आर जस्ट रनिंग एज दे वर। 1 साल हो गया है और अगले 1 साल भी ऐसा ही होगा। आई थिंक पर्सनल लेवल पे इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ एस्टीम एज वेल, कि आप कितने आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी डिपेंडेंट है किसी अगले की कुछ बात करने पे कि आपको बात बुरी लग भी रही है। लेकिन येस, अगर एक चीज़ आपको बार बार बोली जाए फ्रॉम द मासेस, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो मीडिया वाले होते हैं, उनके ऊपर तो सबका राज होता है, खुलकर आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल दो, यू ओन देम। इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी या ज़रूरी नहीं है या कोई वेल नोन मीडिया पर्सनल है तो आप अपना ओपिनियन और खोल के उसके ऊपर डालो। आप ये देखो, पर्सनल लाइफ में हम चलते फिरते कितना कॉशियसली किसी से बात करते हैं। अब मैं उठ के आपको कभी नहीं बोलूँगी रूज ये, लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आई वुड फील कि मेरा राइट है कोई ना कोई ओपिनियन आपको देना। सो आई डोंट नो, यही चीज़ हम फिर आगे किसी और सेलिब्रिटीज़ पे या सोशल मीडिया पे क्यों नहीं ज़रा अपने वर्ड्स को थोड़ा वे करके देखें। दिस इज़ कॉल्ड अ नेगेटिविटी बायस। व्हेन यू नो कि अब आप कोई एज अ सेलिब्रिटी और एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप कोई सोशल मीडिया को कोई आप कमेंट अपने लिए पढ़ रहे हो, यू नो हाउ मच नेगेटिविटी कैन यू टेक ऑन। इफ़ यू कांट, डोंट पोस्ट। इफ़ यू फील यू कैन, इसका बैकलैश आएगा एज अ नॉर्मल ह्यूमन, रेगुलर यू नो सिटीजन एज वेल।
फिर आप ठीक है पोस्ट करो और आप उसको फाइट आउट भी करो, बट सब इतने स्ट्रांग नहीं होते, सबकी नेगेटिविटी बाइस इतनी नहीं होती। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई ओपिनियन, और बहुत सारे लोग इन्फ्लेमेटरी चीज़ें भी डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बातें या तो पोस्ट में अपनी लिखते हैं, या मतलब वो डिज़ाइंड होती है, दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिज़ाइंड टू स्पार्क समथिंग, टू ट्रिगर यू, टू ट्रिगर समवन, किसी ना किसी को पिन करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, और वो फेंकी आगे जाती है एज एन ओपिनियन। अब मतलब हम किटन्स की तस्वीरें तो नहीं सिर्फ डाल सकते ना कि ये देखो कितनी क्यूट फ्लफी किटन है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि शुड द पर्सन जिसने वो डाली है, अपना ओपिनियन डाला है, शुड दैट पर्सन बी देन मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई अभी बारात आने वाला है ऑफ someone saying कि तुम idiot हो, and like and then sort of mushrooming from there. Should one be prepared, and then prepared then how? ओके अरूज, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ के इंटेंशनली एक पूरा प्लान होता है जस्ट टू गेन अटेंशन, और कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जस्ट टू सी कि हाँ जी मुझे लाइक्स मिल रहे हैं या मैं पॉपुलर हो रहा हूँ। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा लिख रहा है जिसका जेन्युइनली कोई अपना पॉइंट अक्रॉस करना है, सो देन ही नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट ही, और अगर वो ऐसे बंदा है जिसकी एक उस लेवल पे है, जिन जैसे कोई भी सेलिब्रिटी हो गए या कोई भी ऐसे लोग हो गए जिनको लोग सुनते हैं, सो दे हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा दिस थिंग केयरफुल कि जो भी अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, उनको तकलीफ तो नहीं देगा वो। आई थिंक दिस इज नो अकाउंटेबिलिटी। आप एक चीज़ जब आप पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, आप सोचते नहीं है कि इसका आगे किसी के ऊपर रिपरकशन क्या पड़ सकता है। जस्ट अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें, अपने अकाउंटेबिलिटी ले लें कि मेरे लिखे हुए लफ्ज़ों का अगले के ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, सो आई थिंक अगर हर बंदा सोच के लिखे तो क्या बात हो बट फिर तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इल्स खत्म हो जाएंगे। आई होप दैट वी कैन गेट टू दैट अमेजिंग प्लेस। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। वी गोइंग टू टॉक अबाउट हिडन डिप्रेशन, हाउ टू रिकग्नाइज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इट, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर हुमैरा अफान और अली लखानी बैठे हुए हैं और इनसे बात हो रही है अबाउट सोशल मीडिया एंड हाउ इट कॉजेज डिप्रेशन। हिडन डिप्रेशन इज़ समथिंग दैट आई वांट टू आस्क यू गाइस कि बहुत सारे लोगों को फुली फंक्शनिंग होते हैं, they hold down jobs, they're able to converse, they're able to live completely functional lives, but they do suffer from depression which a lot of people can't see. उसके क्या साइंस होते हैं? ओके, सो डिप्रेशन के अंदर एक तो मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डिप्रेशन, क्योंकि इतने टर्म इतना लोगों ने यूज़ करना कर दिया है कि हमको हर चीज़ डिप्रेशन लगती है। कितने ऐसे मेरे पास लोग आते हैं रात को 2 दिन सोए नहीं है, तीसरे दिन के बोले मुझे लग रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है। और फिर दूसरे एंड पे ऐसे भी लोग हैं कि दे डोंट इवन नो कि उनको डिप्रेशन वाकई में है, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब बेसिक अगर हम DSM से देखें कि जी किस तरीके से डायग्नोसिस होता है डिप्रेशन का, तो बेसिक चीज़ें 4-6 सिम्टम्स अगर मैं देखूं अपने आप में या घर में किसी में, कि एक तो मुझे कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा है, मैं लोगों से बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरी नींद अफेक्ट हो रही है, मेरा खाना पीने का अफेक्ट हो रहा है, आई कांट कनेक्ट विद पीपल एंड दिस ऑल्सो थिंग्स लाइक दिस। ये बेसिक चीज़ें नज़र आती हैं। इफ इट स्टेज लाइक फॉर अ वीक, ऐसे नहीं कि 1 दिन 2 दिन हो रहे हैं, वीक 10 डेज़ के साथ मेरे साथ ये चीज़ें रह रही हैं, अंधेरे में मैं कमरे में ही बैठा हुआ हूँ, सो ये बहुत पॉइंट करती है कि मुझे डिप्रेशन हो सकता है। So what you were asking, I think, is also about high functioning depression, where you're functioning normally, because depression की भी different exam होती हैं. There's seasonal depression, there's postnatal depression, there's high functioning depression, clinical blah blah blah, काफ़ी कुछ है. So and इसको भी, and Ali's right, आप एक रात को ठीक हो के अगले सुबह डिप्रेस हो, फिर अगले दिन फिर ठीक, knowing के being sad and being low and being depressed में फ़र्क है. Depression is clinical. So high functioning depression, yes, is when you're up and about every day in your daily life. आपने एक पर्सोना बनाया हुआ है, आप एक फसाड बनाया हुआ है सबके सामने कि सब ठीक है, सब समझते हैं उसकी तो लाइफ वाह वाह कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन चल रही है। बट व्हेन यू कम बैक होम, व्हेन यू आर अलोन, व्हेन जब आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के साथ अकेले होते हैं, तब वो चीज़ आपको क्लिक इन करती है कि आपको शायद फील हो कि आई एम एक्चुअली कितनी, हाउ लोनली एम आई, हाउ सैड एम आई। लेकिन दिन भर का जो आपकी जो रूटीन चल रही है, जो आपने दिखाया हुआ है दुनिया को, उससे लगता है बेहतरीन, आप दोस्त भी हैं, सोशल लाइफ भी है, ये भी है। But when you come back home at night, it hits in and it kicks in कि I'm pretty much alone. So somewhere, जी. How to deal with this? इसके साथ मतलब is it only that you can only seek professional help? Okay, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम है।
अब जैसे कि शुरू में मैंने बोला कि अगर एक एंड पे डिप्रेशन है तो उससे निकलने के लिए होप होना बहुत ज़रूरी है. देयर इज़ नो होप यू कैन नेवर गेट आउट डिप्रेशन. अगर प्रोफेशनल नहीं है, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड, सबसे पहले तो ये है कि देखें कि किस वजह से. ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ रीज़न, वर्क अराउंड इट. लेकिन अगेन मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं बोलूँगा कि कोई ऐसे लोग जो जानते नहीं हैं इस बारे में किसी के साथ डील करें. आई मीन इट्स ऑलवेज गुड टू गो एंड सी ए प्रोफेशनल कि पता चले कि एक तो डिप्रेशन है, किस इंटेंसिटी का है और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उससे बेसिक निकलने के लिए. सही. हुमैरा, मुझे ये बताएं कि क्या एक इंसान जो डिप्रेशन से सफ़र करता है, इज़ इट लाइक अ लाइफ लॉन्ग बैटल और इज़ इट समथिंग दैट यू कुड पोटेंशियली एनीथिंग कुड ट्रिगर यू? आर यू लाइक अ टिकिंग बॉम्ब or are you going to get better and then you'll stay better? See, again, Aruj, like I said, there are different forms. If it's a transgenerational, if it's a hereditary thing, a lot of times depression is hereditary. एंड लोगों को पता नहीं होता, उनको ये आइडिया नहीं होता कि उनके नानी नाना दादा दादी उनके पेरेंट्स उन तक भी डिप्रेशन है. सो लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु कम टू मी समहाउ, सम ऑफ देम आर वेरी अवेयर. कुछ को पता होता है कि हाँ मेरी अम्मी को भी था, मेरी नानी को भी था और मुझको भी है. सो वो बहुत अवेयर होते हैं. लेकिन कभी अगर आपका फैमिली में चल रहा है, हेरिडिटरी है, जेनेटिकली है, यू विल नीड सम फॉर्म ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपी अलॉन्ग विद इट. अगर इतना सिवियर किसी का क्लिनिकली किस्म का नहीं है कि आपको साइकाइट्रिक साइड पर जाके दवाइयों की ज़रूरत है, वो थेरेपी से ही ठीक हो सकता है. सो यू नो यू कैंट पुट दैट इन वन बॉक्स. तो डायग्नोसिस होना इसका ज़रूरी है. आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो खाली सिर्फ थेरेपी से ही उनकी डिप्रेशन ख़त्म हुई है एंड दे बैक ऑन नॉर्मल लाइफ. जो रोते हुए आते थे कि हम ठीक हो जाएंगे या नहीं, दे हैव बीन फाइन. सो अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ द पैटर्न. आपका लिटरली कोई केमिकल इम्बैलेंस है ब्रेन में जिसके साथ आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली देन इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पैटर्न एंड इट कैन कम बैक अगेन. दैट इज़ वाई द मेडिकेशन इज़ देयर. बट इफ़ यू फील कि येस इट्स event induced, yes, that's what I wanted to ask. event induced है, कोई situational induced है, then उसको cope up करने में, then that is where psychotherapy can help you कि आपका trigger क्या है, आपके wounds क्या है, आपका baggage क्या है, हर बार आप इसी से trigger हो जाते हो. That's where one you can sort of deal with it, which is therapy also. All right, हम लोग इस बारे में बातचीत करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद. आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे हुमैरा अफान मौजूद है और अली लखानी मौजूद है और बात हो रही है डिप्रेशन के बारे में. हिडन डिप्रेशन को किस तरह हाउ यू कैन डायग्नोस इट. आपने पता चल गया कि है, ट्रीट किया. मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन समटाइम्स कम्स विद वेयर यू हैव कोपिंग मैकेनिज्म्स. पीपल हु सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन विल टर्न टुवर्ड्स एडिक्शंस. दे आर आई थिंक मोर प्रोन टू एडिक्शंस. Let's put it that way. I think addiction किसी को भी हो सकती है, but people who are in a already vulnerable pace, I guess, उनको ज़्यादा they are more open to the idea. How dangerous a combination is this? Pretty bad. हाँ? Pretty excuse me, pretty bad. Yes. So, because एक तो addiction आपकी already is keeping you away from the norms of life and cutting you off, and then having depression as well. यूजली इट्स अ कोमॉर्बिडिटी थिंग. आप इकट्ठे पैरेलल भी आती है, बस ज़रूरी नहीं हर डिप्रेस्ड इंसान एडिक्शन की तरफ भी हो और हर एडिक्ट डिप्रेस्ड भी हो. सो टुगेदर इफ़ यू हैव बोथ, देन समवेयर यू ट्राइंग टू नम योर पेन, वेदर इट्स थ्रू ओवर ईटिंग, एडिक्शन ऑफ फूड, whether it's addiction of drugs, of alcohol, whether it's sexual addiction, anything. It could be anything. So it's for that period of time कि आपकी पेन को, आपकी इमोशंस फीलिंग्स को नम कर दे जो आपको बॉदर कर रही हैं. दैट्स मोस्टली व्हेन यू गो टुवर्ड्स इट. इन अ नटशेल, छोटा सा जो आपको एक्सप्लेन किया है. सो अली, इस तरह की सिचुएशन में कितना ज़रूरी होता है कि दैट पर्सन सीक हेल्प इमीडिएटली? अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एडिक्शन डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो वी ऑल वांट टू फील गुड. एंड ऑफ द डे जो अल्टीमेट गोल है, 4 चीज़ें हैं, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन. सारी जो चीज़ें हैं वो इसके इर्द गिर्द चल रही होती है. जो भी हमारे एडिक्शन का बिहेवियर हम जाते हैं, वो टीवी है, वो खाना है या वो ड्रग्स है, हम इसलिए खाते हैं कि वो अंदर के केमिकल्स को हमको वो रिलीज़ करना है. ठीक है. अब उसको करने के लिए आप डिप्रेशन में हो, वी वांट टू फील गुड, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे इसने बोला, कि हम उन तरीके से उस केमिकल्स को, उन केमिकल्स में जब कमी आती है आपका डिप्रेशन बढ़ता है. वो आपके लेवल पे होंगे, आपका डिप्रेशन सही रहेगा. इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग दोज केमिकल्स. सिंपल. या थैंक यू सो मच. आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया. जाते जाते अगर एक छोटा सा ब्रीफ मैसेज आप लोग दे दें. आई वुड जस्ट से आई थिंक रीच आउट टू पीपल. आई ऑलवेज से दैट रीच आउट टू पीपल. आपको डिप्रेशन हो, आपको सैडनेस हो, आपको अच्छा नहीं फील कर रहा हो,
प्लीज़ अगर आसपास वाले लोग नहीं हैं तो रीच आउट टू प्रोफेशनल्स इफ़ यू फील, एंड अ लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल आउट देयर, जस्ट डोंट फील शाई एंड प्लीज़ डोंट जज पीपल। लुक अराउंड यू, घर में फैमिली में कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको लग रहा है कि अनहेल्दी बिहेवियर्स है, प्लीज़ आस्क देम टू रीच आउट। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस यू। मैं अपने अगले मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं अब क्लोज एंड पर्सनल की जानिब। एक ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्म आ रही है 16 जून को हमारी स्क्रीन्स के ऊपर। पीछे तो देखो कि कास्ट और डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद आतिफ अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ वकार हुसैन हैं, हमारे साथ जुनेद अख्तर हैं। कैसे हैं आप? सब लोग सही हैं? 16 को या 17 को? 17 को आ रही है। एक दिन पहले चले जाएं, टिकट खरीद लें। 16 को जाके टिकट खरीद लें, 17 को फिल्म आ रही है बुकिंग के साथ है ना, एडवांस बुकिंग कर लें। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है? यस, हॉरर कॉमेडी है ना, और एंटरटेनमेंट है? फुल एंटरटेनमेंट है। तो स्क्रिप्ट और किस तरह ये स्टार्ट हुई? स्क्रिप्ट इसका पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी हॉरर परी, तो उसके बाद मैं एक और फिल्म बनाना चाह रहा था हॉरर थी, लेकिन जब हमने देखा कि भी मिजाज फिर दुनिया भर के, मैंने जब देखा कि वहाँ पर हॉरर कॉमेडी के अच्छा जॉनरे पे बड़ा काम हुआ है हॉलीवुड में, इंडिया में, तो हमने कहा क्यों ना पाकिस्तान में ट्राई किया जाए। क्योंकि हॉरर कॉमेडी में ये है कि अगर हॉरर ज़रा सा भी गड़बड़ हो गया तो कॉमेडी बन जाता है, और कॉमेडी ज़रा सी गड़बड़ हो जाए तो हॉरर बन जाती है। ऐसे ही है। तो लेकिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर हमने इसको करैक्टर और एक कहानी बनाई। फिर अपने साथ मैंने दो जो राइटर हैं, मुन्ना मजीद, मोहम्मद यासिर, उनको साथ मिलाया। फिर हमने स्क्रीन प्ले लिखा इसका पूरा। फिल्म की जो बेस करती है हैदराबाद शहर से, जो मेरा आबाई शहर है, सही, तो वहाँ से वहाँ के दो लड़के हैं और वो कहानी फिर शुरू होती है वहाँ से। मैं वकार अब अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, स्क्रिप्ट देखते साथ ही क्या हाँ कर दी थी या सोचा था? इस स्क्रिप्ट के पीछे बड़ी एक स्टोरी है। आज से तकरीबन 20 साल पहले आते हैं ना, 20 साल पहले आतिफ भाई एक फ़हीम बर्नी की ड्रामाज देखते थे जो इंडिया और पाकिस्तान कोलैबोरेशन से बनते थे इन दुबई। तब मैं इनके साथ रूम शेयर करता था, तो मुझसे कहते तुम एक्टिंग करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है, मेकअप ठीक है। कह रहे कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा ना तो हमारे लिए ज़रूर कैरेक्टर लिखूंगा। तो वो इत्तेफाक से मैंने पहले भी एक्टिंग की। फिर जब आतिफ भाई ने मुझे बुलाया और आतिफ भाई ने इस कैरेक्टर को समझाया, और ये कैरेक्टर इतना मज़े का है। ये कैरेक्टर एक ट्रांसजेंडर का है जो 1971 का है। और उस ज़माने के जो ट्रांसजेंडर होते थे, वो जैसे आजकल अब ट्रांसजेंडर कोई भी कैरेक्टर होता है तो या तो फ़नी होता है, या उसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, या उसका मजाक उड़ रहा होता है, या कुछ वो अब्रप्ट हरकतें कर रहा होता है। लेकिन ये ट्रांसजेंडर पूरा हाउस होल्ड जैसे मुलाजिम रखते थे ऐसे लोगों को पहले, जो ताकि पूरे घर वालों को तरबियत सिखा सकें, उठना बैठना सिखा सकें। तो ये इस तरह के पूरे खुले दुपट्टे पहनने वाली, शलवार कमीज़ पहनने वाली, अच्छे लंबे बाल, प्यारा सा मेकअप, और बहुत सीरियस कैरेक्टर। और इसके अंदर एक तो मेरे इसमें ड्रामा बहुत है, एंड देन उसके अंदर हॉरर का मेरे पास मार्जिन बहुत था। तो मैं 1971 का भूत है जो आ जाए। वेरी कूल। मुझे जुनेद आप ये बताएं कि आपका कैरेक्टर इस फिल्म में क्या है? मेरा कैरेक्टर जो इस फिल्म में है वो 1971 के ऊपर है। बेसिकली ये स्टोरीज जो हैं वो दो एरा को मिक्स कर रही है, एक पास्ट को और एक प्रेजेंट को। तो जो प्रेजेंट में है वो है यासिर और आदि, और जो पास्ट है वो मेरा है और नबाल और सारा का है। तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व, लेकिन जो मेरा है वो एक अलग ही जॉनरा चल रहा है। तो 1971 की स्टोरी है, उसके ऊपर प्रॉपरली उसको लेकर चले हम। और आप लोगों को अपनी सारी की सारी लैंग्वेज, स्टाइलिंग सब कुछ एग्जैक्टली। और जो हमारा क्योंकि अब इतनी सारी एडवांसमेंट आ गई है ना, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, और हम फिल्म के ऊपर बहुत एडवांसमेंट देखते थे, लेकिन हमें अपने आप को, ये 71 का था तो कोई ऐसी दीवार में कोई पेंटिंग ऐसी ना हो, दीवार का कोई कलर ऐसा ना हो, कोई इस तरह का पॉट ना रखा हो जो आजकल आपको लोगों के हैबिट से लिया हुआ है चीज़ें। तो वो सेट के लिए कपड़ों में, मेकअप में, और इवन आप देखें कि नॉर्मल आप फिल्मों में देखें गाने जो होते हैं, अब आजकल जो गाने
वो कितने हैपनिंग वाले गाने, डांस हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें हमें बिल्कुल वही 71 के गाने रखने थे कि जिसमें पेड़ के गिर्द लड़की घूम रही है या आदमी के गिर्द लड़की घूम रही है, इस तरह का। तो उसमें आपको वो टच मिलेगा और आपको मज़ा आएगा वो देखने में। स्पेशली जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, उस पर बहुत काम करना पड़ता है। That's what I was gonna say कि you know कि body language आपको अब जब मैं कर रहा था तो मैंने नदीम साहब हो गए, वहीद मुराद साहब हो गए, मोहम्मद अली साहब हो गए, उनको मैंने देखना शुरू किया, स्पेशली शाहिद साहब को। जब मैंने उनको देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो सारी चीज़ें बयान कर जाती हैं। आप जब उस एरा में जाते हो तो डेफिनेटली जब आप खड़े भी हो ना, तो आपको प्रॉपरली किस तरह से खड़ा होना है। जैसे आज हम खड़े होते हैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल है, लेकिन जब उस एरा में हम जाके काम कर रहे हैं तो उसमें वो बिल्कुल ही अपनी जेब में हाथ डालना और यूं करके खड़े होना, तो दैट्स डिफिकल्ट। स्टाइल होता था, वेरी वेरी टिपिकल बड़ी हीरो करने, स्टाइल, बेल बॉटम्स, बड़ा मजा आया उसमें। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आतिफ कि आपने भी बात जिक्र करी कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है हॉरर और कॉमेडी को मर्ज करके, बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी। तो कितना मुश्किल था आपको, इतने सारे आपके पास ह्यूज कास्ट एंड ऑल ऑफ देम अमेजिंग एक्टर्स, बट कितना मुश्किल था उन लोगों से ये काम निकलवाना, वे यू थॉट कि नहीं, सबसे पहले तो मैंने जो स्क्रिप्ट दिया था वो एक 1.5 महीने 2 महीने पहले दे दिया था सबको। अच्छा, पढ़ लो, पढ़ाई करो। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर परफॉर्मेंस आपको लेनी है तो आपको स्क्रिप्ट पहले देना होता है, ताकि वो कैरेक्टर्स की जो लेयर्स हैं वो भी समझ जाएं। फिर इनको मैं स्क्रिप्ट बताता था कि इस तरह आपका कैरेक्टर ये है, कैरेक्टर की लेयर्स क्या हैं, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। उसके बाद क्योंकि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, मेरा जो असिस्टेंट डायरेक्टर था ज़ुबैर आफरीदी, उसने बहुत ज़बरदस्त प्लान किया था। हमें मालूम था कि इस दिन जाके हमें क्या करना है, और ये पहले से तैयार था। मुझे ये भी मालूम था कि मुझे कौन सा शॉट लेना है, कौन सा नहीं लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह कैमरा लगा दें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। मैं कन्फ्यूज हूँ अपनी टेबल पर बैठ के एडिटिंग की। तो मैं ये करता हूँ कि फिल्म डायरेक्टर के ज़हन में होती है, उससे मुझे पता था मुझे सिर्फ ये चाहिए और ये शॉट चाहिए कि मुझे जो लगाना है मैं वो लूँगा। उससे ना मेरा जो कास्ट है, ना मेरा क्रू है, ना वो थकते हैं और हम वक्त पे काम कर लेते हैं। इससे बजट भी कम हो जाता है। होता है पूरा इतना शदीद गेटअप करने के बाद अगर बहुत सारे एंगल्स हों तो हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है। और सबसे अच्छी बात मुझे आतिफ भाई की इस फिल्म में लगी, क्योंकि मैंने एज ए मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत सारी फिल्म्स की हैं, लेकिन आतिफ भाई ने जो हमें रिहर्सल्स करवाई ना, पहले आतिफ भाई अपने घर में प्रॉपर हमें रिहर्सल्स कराते थे कि मुझे तुमने ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये बात करनी है। रानी के लिए इन्होंने मुझे पूरा एक दिन बिठा के समझाया कि मुझे देखो बिल्कुल ट्रांसजेंडर में मैं बोल रहा हूँ तो ये ट्रांसजेंडर वैसा नहीं है, ये एक हसीन औरत है, इसके लंबे बाल हैं, ये बड़े दुपट्टे देती है, ये बहुत शाइस्ता तरीके से बात करती है और प्रॉपर खालिस उर्दू बोलती है। तो वो बहुत मज़े का उन्होंने मुझे समझाया था। तो उसके बाद रिहर्सल फिर मैंने आतिफ भाई को कहा, मैं कहा आज आपको मैं सेट पे, जब मैं पहले दिन तैयार हो के आया, मैंने कहा आज आप वेट करें, रानी सेट पे आ रही है। और किस तरह के डायलॉग्स थे, कुछ बताएं तो सही। जैसे कि अगर आप मुझसे बात करें उसी अंदाज, जैसे कि रानी अगर बोलती थी तो ये कि मैं जैसे फिल्म के बारे में आपको बताता हूँ कि अगर मैं ट्रेलर के लिए बोलूँ तो जैसे कि 17 जून को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, आप ज़रूर आइएगा। तो बहुत ठहराव है, अदा है, अंदाज है, और फिर आगे से पकड़ के और ऑफ कोर्स लाइक आप दोनों ने जो रोल किया है वो फ्रॉम द 1970s था। तो क्या जब आप लोगों ने फिल्म देख ली है? हाँ देख लिया आप दोनों, इन लोगों ने तो दिखा दिया, पूरी स्क्रिप्ट हमारे पास थी। नहीं, स्क्रिप्ट होना और एक्चुअली में देखना कंप्लीटली दो डिफरेंट चीजें। तो मतलब आप लोगों ने जब देखी तो आप लोगों को नजर आया है कि कोई बहुत, तो इट्स लाइक अ ग्रेजुएशन या इट्स हम भी फिल्म देखने में ना हमें 2 स्टेजेस हुए। आतिफ भाई ने पहले हमें दिखाई फिल्म, थोड़ी सी रशेस दिखाए हमें कि देखो, हमने कोई बहुत पूरी बैठ के फिल्म नहीं देखी है, बट हमने रशेस बीच के देखे। तो जब क्योंकि हम जब शूट कर रहे थे ना, हमें समझ नहीं आया था हम क्या शूट कर रहे हैं। मैं कहा आतिफ भाई देखें, अल्लाह भरोसे और आपके भरोसे, क्योंकि सब कुछ ब्लू था, मतलब ऐसा नहीं कुछ शूट VFX का बहुत काम है ना, तो सब दीवारें ब्लू थी। हम लोग को इतने, मैं तो इतना मंझा हुआ एक्टर तो होने कि मुझे सब हॉलीवुड करके आए हैं। अब आसपास ब्लू दीवारें थी, आतिफ भाई कहने देखो ये पीछे पहाड़ है, ये झील है और ये है, तुमने यूं करना है। मैंने कहा आतिफ भाई पीछे तो सिर्फ ब्लू स्क्रीन लगी हुई है और तो कुछ भी नहीं है। उस वक्त जब हमने बगैर VFX से देखा तो हमें थोड़ा ब्लू स्क्रीन ही लग रही थी, लेकिन जब वो VFX के बाद आए तो वो दुनिया ही कुछ और है, वो जो जगह ही कुछ और है, मतलब वो जगह ऐसी जहाँ आप थे ही नहीं। वंडरफुल। नाज़रीन, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे पीछे तो देखो कि कास्ट और डायरेक्टर मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद आतिफ अली हैं, हमारे साथ वकार हुसैन हैं, जुनैद अख्तर हैं और बातचीत हो रही है इनकी फ़िल्म के बारे में। अभी आपने बताया कि आपने ब्लू के ऊपर शूट किया। मैं जुनैद आपसे पूछना चाहती हूँ कि पीछे क्या है? पीछे तो देख लिया आप लोगों ने, पीछे देखा आपको तो नीली दीवार नजर आई। Exactly. मगर एक्चुअली पीछे क्यों देखो? पीछे जो है वो एक कहानी है, जिस कहानी को देखने के लिए आपको 17 जून को तमाम पाकिस्तान के सिनेमाघरों में ऐसे लगेगी मूवी। लेकिन अगर आपने वो जानना है कि पीछे क्या है तो आपको 17 जून का इंतज़ार करना है और 17 जून को आपने सिनेमा जाना है। ज़बरदस्त। हम आपको ले जाएंगे पुराने एरा में। बिल्कुल, हाँ, पुराने पीछे ले जाएंगे और वहाँ की बातें सुनाएंगे। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं आतिफ के आपने कहा कि VFX के ऊपर बहुत सारी, कितना ज़्यादा पाकिस्तान में इसके ऊपर काम करने मुश्किल है, आसान है? इज़ इट बिकमिंग बेटर? बिकॉज आई नो कि हमारे मुल्क के अंदर एक रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है। नहीं, अभी जो जैसे हमने फिल्म डिज़ाइन की उसको, तो उसमें VFX बहुत था, तो हम लोग गए मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह में, तो बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, कॉस्टली भी होता है। तो फिर ये कुछ लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, सबसे यानी अच्छी हमारी बात ये हुई खुशकिस्मती कि ये पढ़ाई जा रही चीज़ें यहाँ पर। तो उनमें से एक जो है हैदर हैं, एक बच्चे थे, वो आए मेरे पास, उन्होंने काम दिखाया, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा यानी आप तो दिमाग था। तो मैंने कहा कि आप कहाँ जॉब करते हैं? मुख्तलिफ जगहों पर। तो मैंने कहा आप आइए, इस फिल्म को लीजिए, इस पर काम कीजिए। उन पर ट्रस्ट किया, उन्होंने काम किया, वो हैरत अंगेज़ काम है। ज़बरदस्त। ट्रेलर में यस, और ट्रेलर में एक सीन है कि वो पानी बन के लड़की गिर रही है उसके ऊपर, पूरा वो बड़ी मेहनत से किया और हम खुद हैरान थे और खुशी इस बात की थी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं हम लोग। और सब नए बच्चे हैं। आतिफ भाई ने इसमें बहुत सारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब न्यू। म्यूज़िक जो है वो एक बिल्कुल नया लड़का है, एक आर्टिस्ट उसने दिया है। गाने शमीम बाजिल साहब ने लिखे, जो बड़े शायर भी हैं, पेंटर भी हैं, उन्होंने लिखे हैं। तो बड़ा अदबी सा माहौल था, बड़ा मज़ा आया। हमारे पास एक गाना है फिल्म पीछे तो देखो का, मिल के देखते हैं। यकीन है कि वो आएगा बाहों में लेकर करार, तन्हाइयों को वो महकाएगा सांसों में भरकर खुमार। दिल की धड़कन में गूंजी है शहनाइयाँ, छू के गुजरी है मुझको बहार। उसकी आहट की खुशबू से कुछ आजकल ख्वाहिशों पे मेरी है निगाह। वेलकम बैक। सो बेसिकली हम लोगों ने ये गाना देखा। ये गाना आपने कहा किसने लिखा है? शमीम बाजिल। अच्छा, इट्स गॉट अ वेरी 70s टाइप का साउंड। आप देखिए ना कि इसके अंदर ना, आप अगर जब इस गाने को सुनेंगे ना, तो जब हम लोगों ने सुना इस गाने को, तो जैसे आजकल के कितने डिफरेंट गाने, अब हमें आदत हो गई है ना डिफरेंट चीज़ों की। इसमें इतनी मेलोडी है और इसमें आतिफ भाई ने जो वो डाले हैं, आप किस इंस्ट्रूमेंट का आप नाम बता रहे थे ना, जो इसमें ऐड की है चीज़ें, वो इतनी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आपको सुनने में मजा आए। यानी उस जमाने का फ्यूजन किया है हमने, पुराने इंस्ट्रूमेंट के साथ ही मिलाया है। जो बच्चा है एक साउंड से पता चल रहा है। और आप देखिएगा कि गाने में कोई सादगी कितनी है, सादगी में प्यारा लग रहा है कि उसे रूम और मूव अराउंड। दूसरा ये गाने में जो लफ्ज़ियात हैं, जो शायरी है, वो कहानी को आगे बढ़ा रही है। आपको ऐसे लगे खामखाई में गाने आ गए। गानों की भी बड़ी बहुत ज़रूरी बात होती है कि गाना जो है वो सिचुएशन के हिसाब से, और वो कहानी को आगे बढ़ाए, वो बता रहा है कि गाने में क्या हो रहा है। ये बड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मैं फिल्म के अंदर देखती हूँ कि गाना समझ नहीं आती कि कुछ कहीं फिल्म और थी और फिर एकदम से पूफ गाना है, न्यू लाइक एक सेकंड ये क्या हुआ और क्यों हुआ है। गांव की लड़की डिस्को पहुंच जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कनेक्ट करना। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिल्म के से मेमोरीज के बारे में बात करते हैं। फेवरेट मेमोरी? सबसे फेवरेट मेमोरी ये थी कि डेली मजाक तफरी, मतलब लगता नहीं था कि हम काम कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत प्रोफेशनली काम हो रहा है। हमें लगता था कि फैमिली के तौर पे काम हो रहा है। तो ये फेवरेट मेमोरी थी? हाँ, ये फेवरेट मेमोरी थी। क्योंकि अच्छा चलो थोड़ा और फंसाने की कोशिश करते हैं। फेवरेट को स्टार एक होना चाहिए। वकार, क्योंकि वो सामने बैठा नहीं आप यकीन जाने कि जब आप इनके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ आपका कि आप काम कर रहे हो या फिर, तो इसका सबसे अच्छा इशू ये होता है कि ये आपको पहले बड़ा टॉन्ट करेगा, उसके बाद आपको समझाएगा, ठीक है, नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आपको कोई डांटे और फिर आपको समझाए, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वकार, आपका फेवरेट को स्टार?
मेरी को स्टार तो सारी बहुत मजेदार है, मेरे तो सबसे बहुत दोस्ती है, लेकिन मुझे वन इस फिल्म के अंदर आप यकीन करिए वन को है नहीं, हम सब ऐसे बैठे, आप अगर फिल्म के सेट पे आती है ना तो आप कहती है ना ये ड्रामों पे भी ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने, और आपने फिल्म पे भी नहीं देखा होगा कि कभी कोई, और हमने 35 डेज कंटिन्यूसली काम किया है, कंटिन्यूसली काम किया, नो ब्रेक्स। हम और रात की शूट होती थी हमारी, शाम से शुरू होती थी सुबह तक चलती थी, और सब, और आतिफ भाई के घर से खाना आता था, आतिफ भाई की बेटी सारी स्टाइलिंग कर रही थी, आतिफ भाई की फैमिली की कुछ साथ पूरी टीम के अंदर है, और भाभी खाना बना के भेजती थी, तो लगता था हम अपने घर में आए मस्ती कर रहे हैं। और हम कुछ जगहों पे तो हमने पूरे डरावने गेटअप लगे होते थे, ये सब खाना खा रहे थे, हम बैठे होते थे, हम खाना नहीं खा सकते थे हमारे मैं वैसे देखना चाहती हूँ डरावने गेटअप्स भी। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ पीछे तो देखो कि कास्ट मौजूद है, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है नवाल सईद ने, जो कि इस फिल्म के अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाल, मुझे ये बताएं कि आपका क्या कैरेक्टर है इस फिल्म में? मेरा बेसिकली वही 1971 वाला एरा है, सारे 1971 वाले, और हम तीनों वैसे 1971 के एरा वाले हैं। और छोटी बहन घर की, शी इज़ हैप्पी गो लकी, मुमताज़ नाम है, म्यूज़िक पसंद है, गाना गुनगुनाती रहती है। सो शी इज़ बेसिकली द यंगर सिस्टर ऑफ द हाउस, और हमारा ख्याल रानी रखती है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द फिल्म? कितना मुश्किल था टू प्ले समबडी फ्रॉम द 70s? It was very difficult in terms of the choices that you had to make in clothes, के कौन सा प्रिंट होना चाहिए, उस वक्त था ये प्रिंट नहीं था, तो आई चोज पोल्का डॉट्स। हेयर स्टाइलिंग, मेकअप में इस तरीके से थोड़ा सा ये था कि यू हैव टू बी स्केप्टिकल। अगर किसी ने पकड़ लिया कि नहीं ऐसे तो प्रिंट्स उस वक्त होते ही नहीं थे तो फंस गए। अच्छा, और बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि उस ज़माने में थोड़ी सी अदाएँ ख़वातीन की स्पेशली थोड़ी लहराती हुई ख़वातीन, मुझे लगता है कि उस ज़माने में थी। सो वाज इट लाइक समथिंग दैट took you a while to sort of master? No, I think Sir Atif told us, both the sisters, Sara and I, that there's a specific way you have to deliver these dialogues. You can't be fluent like I'm talking right now. तो थोड़ा सा हमने अपना वो पेस, मेरा वैसे भी मैं थोड़ा सा आहिस्ता और उस तरीके से ही बोलती हूँ, और हम दोनों को फिर गाइड भी किया था कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्पीक। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके फेवरेट को स्टार कौन है इस फिल्म में? मेरी फेवरेट, मैं वकार बोलूँगी तो फिर तो ये तो सबकी फेवरेट वकार है। ये क्या सीन क्या है? क्या कुछ गोल के पिलाया था ना? जब रानी को देखेंगी ना तो रानी सबकी माँ है उसमें ना, सबका ख्याल रखती है, तो इसलिए माँ रानी को वैसे सब। मैं जब तैयार होके आता था ना सेट पे, तो आतिफ भाई से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है ना, और आतिफ भाई से मेरी बहुत दोस्ती है। लेकिन आतिफ भाई मुझसे बात करते कैसे करते थे, रानी आप जब यहाँ आएंगी और यहाँ अबे मैं तुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? लेकिन मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये कि ये सिर्फ हम ही आर्टिस्टों की मानी थी, ये पूरे क्रू की माँ थी। ये सबको ममता, लव। हाँ, but he's like that at all of his sets. I have to say this for Waqar कि you know you're like that at every set that you are on. और जब ये तैयार हो गया था ना कि बड़ा खूबसूरत औरत था ये, तो कुछ हमारे सेट पे कुछ लोग थे, जब ये मेकअप उतार के आया ना पहले दिन, वो शॉक्ड हो गए कि हमको समझे थे कि ये क्या निकला अंदर से। उन्होंने वो होता है ना कि आपको कोई नज़र देख रही होती है, आपको अंदाजा होता है, तो हमारे जो सेट पे थे वो बड़ा कैरेक्टर थे, वो पोनी शोनी बांधी होती थी उन्होंने, तो वो मुझे ना बहुत वैसी नजरों से देखते थे ना, टटोलने वाली नजरों से मुझे देखते थे। उन्होंने सोच लिया था कि इस मूवी के बाद इनको प्रपोज कर देंगे, ऐसे वाले थे। और वो मुझे रोज देखते थे, और मैंने पाजेबें, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, नेल सब कुछ परफेक्ट है। एक दिन जब मुझे तैयार होना था हॉरर के लिए और मैंने अपनी विग उतारी, तो वो उनका चेहरा उस वक्त देखने वाला था, वो शॉक में आ गए कि उनको लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। सारे ख्वाब टूट गए थे उस दिन। इधर विग उतरी और इधर उसका दिमाग उतर गया पूरा। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं आप सब लोगों से एक छोटा छोटा ब्रीफ मैसेज देना चाहती हूँ। आतिफ आपसे स्टार्ट करते हैं। ये कि 17 जून फिल्म आ रही है हमारी, आप तो रुजाई सिनेमा में देखिए और बताइए कि क्या क्या हमने
हमारा इम्तिहान था, इसका नतीजा वो आपके हाथों में। ज़बरदस्त। कौन से कैमरे में बोला है? यहाँ 17 जून को आपने लाजमी आना है, क्योंकि रानी आपका इंतज़ार करेगी वहाँ पर। रानी बहुत प्यारी है और बहुत मज़े के काम किया उससे, तो लाजमी आइएगा 17 को। जुनेद? 17 जून पाकिस्तान सिनेमा घरों में पीछे तो देखो आ रही है, और इसमें हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, यासिर हुसैन हो गया, आदि हो गया, सारा हो गई, नवाल, वकार, तो हम सब ने बहुत मेहनत से काम किया, स्पेशली डायरेक्टर ने हमारे बहुत मेहनत से हमसे काम करवाया, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। और ये पूरी फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। थैंक यू। नवाल? मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं रिपीट करूँगी कि हॉरर कॉमेडी फिल्म पहली दफ़ा पाकिस्तान में बनी है, और पहली दफ़ा किसी ने एक स्टेप लिया है, कोशिश की है बनाने की, तो कोशिश को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ज़रूर ये जाके देखनी चाहिए, बिकॉज़ इट्स अबाउट आवर सिनेमा, इट्स अबाउट आवर कंट्री फ्लरिशिंग, सो प्लीज़ गो एंड वॉच पीछे तो देखो ऑन द 17th of June इन पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। स्पेशली ये बच्चों के लिए लाजमी अपने बच्चों को लेकर आएँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। बच्चों ने हॉरर पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखी नहीं है, तो इसमें जब देखेंगे तो उनको मज़ा आएगा। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड कि हम सारे के सारे हम लोग जाएंगे 17 जून को, ये फिल्म जाके देखेंगे। आई विल फॉर श्योर टेक माई एंटायर फैमिली, बिकॉज फैमिली फिल्म जो होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें वैसे ही हमारे मुल्क में नहीं चल रही, तो आई थिंक कोई लाइट हार्टेड, कोई मज़ा, कोई समथिंग टू सॉर्ट ऑफ चेंज एंड डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, इवन इफ इट्स फॉर 2 hours, ज़रूर करना चाहिए। सो प्लीज़ गाइज गो एंड सपोर्ट दिस फिल्म। 17 जून को आएगी सारे के सारे सिनेमा घरों में पाकिस्तान में, तो आप लोग जहाँ जहाँ हैं ज़रूर सिनेमा का रुख कीजिएगा अपने ख़ानदान के साथ। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए, मंडे तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।